नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड लिखने रेलवे ग्रुप डी परीक्षा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के टॉप 25 प्रश्न फिजिक्स के। ठीक, साइंस से कितने क्वेश्चन आने भाई? 25 क्वेश्चन आने रेलवे ग्रुप डी में। ये आपका चलेगा 25 क्वेश्चन का सेट फिजिक्स का, और बायोलॉजी का भी चलेगा 30 क्वेश्चन का सेट। और आप इन दोनों को करके, मैंने बोला ना कि साइंस में हम कोशिश करेंगे 100% कि 25 में 25 आपका हो जाए। दो चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, तीन चीजें हम कह सकते हैं। अभी देखो मैथ है, आपको सिलेक्शन दिलाएगा क्योंकि 25 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा रीजनिंग को आप मत छोड़ना, लगाते रहो, 30 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा आपका साइंस जो है 25 क्वेश्चन आने। साइंस की दोनों क्लासेस चलेंगी। लेकिन आप कहोगे सर केमिस्ट्री का क्या होगा? केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में 25 कैसे? वो केमिस्ट्री के भी हम ऐसे नहीं कराएंगे कि आपको लगातार खींचते रहे। केमिस्ट्री के हम आपको कोशिश करेंगे 10 से 15 में 15 क्लासेस दे दूं, जिसमें जो भी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वो टॉपिक में करा दूं। तो ये मैं कोशिश करूंगा लास्ट में, अभी नहीं, लेकिन ये क्लास नंबर 2 है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अकेडमी में 27 अक्टूबर से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021-22 के लिए 27 अक्टूबर से ये भी स्टार्ट हुए हैं। सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए 27 अक्टूबर से। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए 27 अक्टूबर से, ये भी स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा। इसके अलावा कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, ऑल एसएससी एग्जाम को कवर करेगा। ठीक, कंप्लीट बैच फाउंडेशन के लिए एसआई फाउंडेशन बैच है, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए भी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा। जो भी कोर्सेज होंगे उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होगी। और साथ में आपके अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाता है आज के डाउट का बेहतरीन फीचर, जिसमें आपके कोई भी डाउट होते हैं बुक से या फिर आपके नोट से, तो आप आज के डाउट सेक्शन में जाके यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अभी अगर जो सब्सक्रिप्शन लेते हो इस मंथ 1 ईयर का लेने पे 4 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है। ठीक, इसके अलावा रेज हैंड का फीचर आपको अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाता है। क्लास के दौरान आप लाइव एकदम ऑफलाइन क्लास का फीचर ले सकते हो, जैसे आप क्लास के दौरान टीचर से कुछ भी पूछते हो, बात करके आप क्लास के दौरान ही टीचर से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एसएससी कॉम्बैट जो एवरी संडे होता है, जहां पे पार्टिसिपेट करके आप 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन और भी बहुत सारे चीजें जीत सकते हो। जो आपको करना कुछ नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एसएससी कॉम्बैट का, उसमें जाना है, गुरु टिप्स कोड डाल के एनरोल कर लेना। संडे को आपको होगा और दे के आपको यहाँ पे जीत लेना है। ठीक, इसके अलावा कोई भी कोर्स बाय करिए अनअकैडमी पे, गुरु टिप्स कोड यूज करिए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या है? व्हाट इज द, देखो अब इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है जिन बच्चों को, मैं बता दूं तो ये 4-5 वीडियो के बाद आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस मिलने लगेगा। ठीक, विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या है? तो ये क्या होता है भाई? वोल्ट होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई इकाई वोल्ट होता है। ठीक, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दाब की होती है पास्कल। ठीक, पास्कल। मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है कि हम आपको एक्सप्लेन ना करें, एक्स्ट्रा चीजें ना बताएं, इसलिए हम करते चलेंगे। यानी कि अगर जो मैं 25 क्वेश्चन कराऊं, उस 25 से कम 50 क्वेश्चन, कम से कम 75 या 100 क्वेश्चन बने। तो दाब की एसआई यूनिट होती है पास्कल। अगर जो मैं बल की एसआई यूनिट पूछूं तो क्या होती है? बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं लेंस की शक्ति, एक पूछता है लेंस की शक्ति, इसकी इकाई क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक, अगर जो मैं बात करूं ऊर्जा की इकाई बताना तो जूल कहोगे सर, जूल होती है। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो ये सारी याद रखना। विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें। त्वरण की विमा, ये बार-बार पूछता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, त्वरण की विमा क्या होती है? ठीक है, त्वरण की विमा होती है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं त्वरण का बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं, नहीं त्वरण का जान लीजिए, LT पे पावर -2 होती है, LT पे पावर -2। ठीक, अब देखो अगर जो किसी के पावर 0 दिया है, किसी के पावर 0 दिया, उसका मतलब कुछ नहीं, उसका रहना न रहना बेकार है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए L पे पावर 1 दे दिया और T पे पावर -2 दे दिया, और ये 0 दे दिया। 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 का भी कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें हो सकती है। माया कहते हो ना, माया, तो ये जो क्वेश्चंस बनाने वाला ये माया फैलाएगा। आपको इस माया के फेर में नहीं आना है, आपको पढ़ाई करते जाना है। जब आपको पता रहेगा कि LT पे पावर -2 होता है, इस पे पावर 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए विमा आया है, तो बल की विमा क्या आपको पता है? क्या आपको बल की विमा पता है? क्या आपको बल की विमा पता है? तो बल की विमा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, बल की विमा
क्या होती है? बल की विमा होती है mlt पे पावर -2, mlt पे पावर -2, ये होती है आपकी बल की विमा, mlt पे पावर -2। ठीक, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की विमा भी आपसे पूछ सकता है, ये होता है t पे पावर -1, t पे पावर -1। इसके अलावा अगर जो बात करें क्वेश्चन और याद रखना, संवेग आवेग, संवेग और आवेग की विमा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि दोनों विमा समान होती हैं, संवेग और आवेग की विमा समान होती है, ये हो जाएगा mlt पे पावर -1। तो संवेग और विमा की दो आवेग की विमा समान होती है, mlt पे पावर -1। ठीक, अब हम बताएंगे कार्य की विमा। कार्य की विमा इसलिए क्योंकि ऊर्जा की विमा के बराबर होती है, यानी कि दो विमा याद हो जाएगी एक ही याद करने से, दो नहीं तीन। बल आघूर्ण की विमा भी कार्य की विमा के बराबर होती है, और बलयुग्म पूछे, बलयुग्म तो भी ये कार्य की विमा के बराबर होती है। तो कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण बलयुग्म की एक ही विमा होती है, ml² t पे पावर -2। ठीक है, रेडी हो? चलिए पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव या फिर पृष्ठीय ऊर्जा, दोनों की विमा mt पे पावर -1 होती है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इतना याद रखना, बाकी हम आगे क्लासेस में आते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका रिवीजन हो रहा है ना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप लोग क्लास को शेयर करते रहो, लाइक कर दो जल्दी से, अभी पसंद आया हो ये दो क्वेश्चन, और कमेंट्स कर देना। ठीक, अपने दोस्त फ्रेंड्स से बताओ कि ग्रुप डी की तैयारी करो, तो यहाँ पे जुड़ो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अदिश राशि कौन कौन से? कल मैंने ट्रिक बताया था, और ये सब क्लासेस एक दूसरे से जुड़े हुए। कल मैंने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का यूज करोगे तो आप कहोगे भैया यहाँ पे ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। अब जाके कल वाला वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, ऊर्जा एक अदिश राशि है, कल मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसी वस्तु का संवेग किस पर डिपेंड करता है? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, द्रव्यमान गुणे वेग p बराबर m गुणे v। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। संवेग गोलू से एक कुछ संवेग आया ना, गोली से बंदूक का चलना, रॉकेट का उड़ना, ये किस संरक्षण पर आधारित होता है? ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया, गोली का बंदूक से चलना, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित होता है? वो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो संवेग की बात करें, ये द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, न्यूमेरिकल मैंने बोला 2 दिन हर क्लास में आपको मिलने वाला है। तो 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उस पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल कितना है? F बराबर नहीं, बल कितना है? हाँ, F बराबर 20 न्यूटन। ठीक, और कितने किलोग्राम? M बराबर 4 किलोग्राम। तो आपको त्वरण पूछा है, तो आपको पता है F बराबर m में होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आपको निकालना है क्या? त्वरण A निकालना है, तो F बाई m हो जाएगा। F कितना है? 20/4। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा, और आप कहोगे सर नहीं हुआ, क्यों कहोगे? सर न्यूमेरिकल आ गया था तो मैं छोड़ के आगे बढ़े। मिनिमम छोटे छोटे फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल लगते हैं, आप क्लास देखते जाओ, न्यूमेरिकल लगाते जाओ, आपको खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक क्यों होता है? विषुवत रेखा की अपेक्षा। ठीक, तो ये देखो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से ध्रुवों पे चपटी है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो इसमें बात करें क्या आंसर होगा? ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन की अधिकतम, ये भी नहीं क्लियर होगा, ये भी नहीं क्लियर होगा। ध्रुवों पर हिमटोप की, ये भी नहीं क्लियर होगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के आकार के कारण ये सारी चीजें जो होती है पृथ्वी के आकार के कारण होती है, इसमें कोई भी स्पष्टीकरण जो है वो पूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि क्या कर दें? सरल लोलक कुछ इस प्रकार से होता है ना, कोई दृढ़ पिंड है, ठीक, बॉडी से यहाँ से एक धागा लटका है, ये हमारा बॉडी, ये इधर उधर घूमता है, ये सरल लोलक होता है। धागे की लंबाई L होती है। ठीक, तो सरल लोलक का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। ठीक, जहां पे G वहां का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, और यहाँ पे बात करें, बाकी L है जो है ये धागे की लंबाई है। ठीक, आवर्तकाल टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये दुगुना कब हो जाएगा? जब आप जो लंबाई है, किसकी लंबाई है? इस धागे की लंबाई L को आप 4 गुना कर दो। ठीक, जब इस ये फॉर्मूला अगर जो मैं सिद्ध करने बैठूंगा तो 2 मिनट लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आवर्तकाल T दोगुना तब होगा जब आप L को 4 गुना कर दोगे, धागे की लंबाई को 4 गुना कर दोगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तल तनाव के कारण अंडे पानी पर तैरते हैं। सही बात है भाई, तल तनाव के कारण तैरते हैं।
ताप वृद्धि होने से कैडमियम व कॉपर का तल तनाव बढ़ता है, सही है। द्रव का तल तनाव जितना अधिक होगा इसके द्वारा गृहीत पृष्ठ क्षेत्रफल उतना कम होगा, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हवा में गिरती तेल बूंद चरम वेग प्राप्त करती है, जो क्या होती है? तो हवा में गिरती तेल की जो बूंद होती है वो चरम वेग प्राप्त करती है, जो क्या होती है? जो त्रिज्या के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्वनि के वेग की बात करें, ठीक, ठोसों में सर्वाधिक होता है, उसके बाद द्रवों में होता है, उसके बाद गैसों में होता है, ठीक। तो किसमें सर्वाधिक होता है? ठोसों में, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद गैसों में। तो इस हिसाब से ऑप्शन में देखे भी तो इसका इस्पात इसका राइट आंसर होगा, ठीक, इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 11, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, ऐसा क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों अच्छा होता है? तो पंखा क्या करता है, हमारे चारों ओर की जो हवा होती है ना उसमें गति ला देता है, उसमें मोशन पैदा करता है, और ये हमारे शरीर के जो पसीने होते हैं ना इसकी वास्तव में वृद्धि कर देते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और एसी वाले जो एसी में रहते हैं भाई उनको थोड़ी होगी, ठीक, हम जैसे लोगों को होगी। हाँ, गर्मी में पढ़ाते हैं, पंखा बंद करना पड़ता है, इसके बाद जब पंखा खोल देते हैं क्लास के बाद तो हमें सुख की अनुभूति होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह कड़क जाता है। कड़क क्यों जाता है? क्योंकि कांच क्या करती है? तो यार सीधी सी बात है, जब मोटे कांच में के गिलास में गर्म द्रव डालोगे तो कड़क जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? क्योंकि उष्मा का कुचालक होता है कांच, आपको पता है, और ये जो भीतरी पृष्ठ होता है ना ये प्रसार करता है, तो प्रसार करेगा, फैलेगा तो फट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से शीत ऋतु में, ठंड के दिनों में जो पाइपें होती हैं प्लास्टिक की, उसमें अगर जो पानी जम जाता है तो पानी जमने पर फैलता है, और ये फैलता है तो आपकी पाइपें जो होती हैं फट जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या? कूलम। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। केल्विन किसका मात्रक है? तापमान का, ठीक। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। तो ये सारे पॉइंट भी जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं ये याद करते चलो, वैसे आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो ये विद्युत जनित्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट नंबर, विद्युत जनित्र, ठीक। 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबक की बात करें भाई, एक प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक। चुंबक की बात करें अगर जो हम, तो एक क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, ठीक। एक होता है आपका अनुचुंबकीय, ठीक, और एक होता है आपका लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो होता है वो क्या करता है? ये विपरीत दिशा में दोनों को ढकेल देता है, ठीक। और अनुचुंबकीय थोड़ा सा आकर्षित करता है, लौह चुंबकीय पूरा आकर्षित कर लेता है किसी भी चीज को। तो अनुचुंबकीय कौन सा है? अनुचुंबकीय यानी कि थोड़ा सा आकर्षित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल। ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, इन्हें पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय बोलते हैं। ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे पीतल इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक जेट वायुयान दो मार्च नहीं है, ये मैक है, 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ठीक हो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान। किसमें? वायुयान की चाल बराबर हो जाएगा इसमें मैक संख्या गुणे ध्वनि की चाल, तो निकालोगे ना, 2 गुणे 332 बराबर कितना हो जाएगा? 664 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। यूनिट याद रखना, यूनिट अगर जो गड़बड़ाओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक। मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 17 है, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? बताइए। अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट को जो बाह्य आकाश होता है वो बाह्य अंतरिक्ष होता है, ये कैसा दिखाई देता है? एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? बताइए, एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष की बात करें, ये श्याम दिखाई देता है। श्याम को ही हम बोलते हैं काला, ध्यान रखिएगा,
गड़बड़ाइएगा मत कहीं, श्याम को ही हम बोलते हैं काला, ठीक, श्याम को ही बोलते हैं काला, ठीक। चलिए 18 की बात करें, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मायोपिया, देखो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मायोपिया में होता है, मायोपिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अगर जो आपको मायोपिया नहीं पता तो आप लगा ही नहीं पाओगे। तो एक होता है मायोपिया, एक होता है मायोपिया, ठीक, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। तो मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक। अब देखो इसमें निकट दृष्टि दोष, नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है मगर दूर की नहीं दिखाई देती, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, इसका नाम दूर दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की वस्तु आपको नहीं दिखाई देती। तो इसमें एक आता निवारण, निवारण कैसे करते हैं भाई, इसका उपचार क्या है, तो निकट दृष्टि दोष वाले को हम क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं, भैया जा अब तू देख सकता है, और दूर दृष्टि वालों को उत्तल लेंस लगा देते हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होती है, निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, ऑप्शन नंबर बी। 19 की बात करें, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती। ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, ये ध्यान रखना, ये वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है, केवल एसी में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये केवल अल्टरनेटिव करंट में ही प्रयोग किया जाता है, और ये क्या करती है, वोल्टता को घटा बढ़ा सकती है, धारा को भी घटा बढ़ा सकती है, आवृत्ति को नहीं बदल सकती, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, रडार का प्रयोग होता है, रडार, RADAR, RADAR, इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा नाम होता है रडार का, ठीक। आविष्कार कौन थे, आविष्कार किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, आविष्कार, ठीक, सर रॉबर्ट वाटसन, सर रॉबर्ट वाटसन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या होता है, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचानती व इसकी स्थिति निर्धारण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चले। 21 की बात करें, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जड़त्व, इनर्शिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यदि गेंद को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके तो वह अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी, कल मैंने बताया था भाई परवलयाकार में कितना होना चाहिए कि वह मैक्सिमम 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए 23 की बात करें, 15 किलोग्राम के एक हथौड़े को जब हम 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, इसका गतिज ऊर्जा कल हमने न्यूमेरिकल किया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, जी तो आपको पता होना चाहिए, एच यानी कि ऊंचाई हो गया, यम आपका क्या हो गया, जो वेट होता है, ठीक है। तो यम यहाँ पे दिया है, यम दिया है 15 किलोग्राम, ठीक। चलिए जी आपको यहाँ पे 10 रख लो, 10 मीटर पर सेकंड 9.8 होता है, हम 10 रख लेते हैं न्यूमेरिकल में सॉल्व करके, क्योंकि ये दशमलव में नहीं दिया है तो हम 10 रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे बात करें यच कितना है, 10। चलिए निकाल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, mgh पुटअप करते हैं, 15 × 10 यानी कि 1500 क्या आ गया, जूल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1500 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो गति का पहला समीकरण होता है v = u + at, t समय है, a त्वरण है, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s = ut + ½ at², ये दूसरा समीकरण है गति का, यस आपकी दूरी है, ठीक, बाकी सब वही है। और तीसरा है v² = u² + 2as, ठीक। चलिए यस दूरी है, ये मैंने बता दिया, बाकी चीजें मैंने बता दी। तो गति का पहले समीकरण की बात हो रही है तो v = u + at, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, यानी कि वेग का भी वेग और उसके बाद समय भी है इसमें, वेग, समय, त्वरण व दूरी, इनके बीच संबंध को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग और समय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 हर्ट्ज तथा तरंगदैर्घ्य 40 है, ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, ठीक। चलिए आवृत्ति कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात करें, n बराबर कितना दिया है, 4 किलो हर्ट्ज,
ठीक, 4 किलो हर्ट्ज इसको लिख लीजिए, 4 किलो हर्ट्ज, ठीक, 4 किलो हर्ट्ज दिया है, ठीक। तो इसे हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4000 हर्ट्ज हो जाएगा, 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए तरंगदैर्घ्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले समय निकालना है ना, तरंगदैर्घ्य पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी हमें दिया है, ठीक, लेकिन हमें चाल पता करना है, ठीक, हमें चाल पता करना है। चलिए भाई हम चाल निकाल लेते हैं। सबसे पहले तरंग की चाल निकाल लेते, तरंगदैर्घ्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले तरंगदैर्घ्य निकाल लेते हैं, पहले तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। तो तरंगदैर्घ्य दिया है ना, हाँ तरंगदैर्घ्य दिया है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लेना, ठीक। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 0.4 मीटर हो गया। अब हम यहाँ पे दूरी पता है, चाल निकाल लेते हैं। चाल v बराबर क्या होता है, एन लेम्डा, एन लेम्डा यानी कि आवृत्ति कितना है, 4000 हो गया, और लेम्डा कितना है 0.4, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1600 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 3.2 किलोमीटर, भाई ये मीटर पर सेकंड है तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.2 गुणे 1000 बटे 1600, ये जीरो कट गया, 16 से काटोगे 32 दो बार में, तो यानी कि 2 सेकंड निकल के आ गया, दशमलव है ना, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा, तो 16 दो बार में 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के क्लास के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे थे। अब न्यूमेरिकल भी हम करते चलेंगे, कुछ भी नहीं लगा है भाई, यहाँ पर जो चीजें थी किलो हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में बदला, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, ठीक, और दूरी बटे चाल है v बराबर एन लेम्डा, एक फॉर्मूला लगाया, बाकी समय बराबर दूरी बटे चाल आपको पता ही होगा, ठीक। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। आप सभी लोग से चाहेंगे सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, बेल का आइकन क्लिक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।